इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसफर है जिन्होंने लिखा है पावर एज एजेंडा सेटिंग। ये देखो, अब ये सारे पावर के फिलोसफर हैं, चाहे वो फूको हो गया, चाहे वो रॉबर्ट डाल हो गया, और चाहे अब ये जो फिलोसफर हम पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने लिखा है पावर एज एजेंडा सेटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर, इनका यही कॉन्सेप्ट एक पुरानी जो क्वेश्चन पेपर है उनमें भी मैंने पढ़ा था, पीटर बार्च एंड मॉर्टन ब्रैट्स। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा था जिस आर्टिकल का नाम है टू फेसेस ऑफ पावर। याद रख लेना, जब पूछा जाएगा तो टिक कर देना। टू फेसेस ऑफ पावर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें कहा था दो फेस होते हैं पावर के दो फेस होते हैं। एक होता है डिसीजन मेकिंग और दूसरा कौन सा होता है, एजेंडा सेटिंग, राइट। एजेंडा सेटिंग और डिसीजन मेकिंग। और ये कहते हैं पावर हमेशा किसके पास होती है, बड़े लोगों के पास होती है, वेल्दियर पीपल के पास होती है, इलीट क्लास के पास होती है। और वो इलीट क्लास क्या करते हैं, हमेशा एक एजेंडा सेट करके रखते हैं, एक इशू सेट करके रखते हैं और उसी इशू पे डिसीजन बनाते हैं। वो डिसीजन जो होता है वो हमेशा उनके एजेंडा के अकॉर्डिंग होता है और उन्हीं के इंटरेस्ट को जो है सपोर्ट करता है। इसलिए ये जो दो फिलोसोफर है पीटर बार्च एंड मॉर्टन ब्रैट्स, इन लोगों ने जो एजेंडा सेटिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था पावर, वो कहते हैं पावर एज एजेंडा सेटिंग, राइट। इनका कॉन्सेप्ट है पावर एज एजेंडा सेटिंग, और जिसमें वो कहते हैं पावर हमेशा दो तरीके की होती है, एक डिसीजन मेकिंग में होती है और एक एजेंडा सेटिंग, और यूज की जाती है हमेशा कैपिटलिस्ट क्लास से। जो अमीर लोग होते हैं वो यूज करते हैं इसको। इसके बाद हाना अरेंट आते हैं भाई, उन्होंने भी पावर के बारे में बहुत अच्छा बताया था। हाना अरेंट कहते हैं पावर इज नॉट ओनली पावर ओवर बट पावर टू। उसका मीनिंग ये हो गया, हाना अरेंट जो कहते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट को लिखा है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, और एक बुक है ऑन वायलेंस, एक है द ह्यूमन कंडीशन और एक है ऑन रिवोल्यूशन। हाना अरेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं, आप लोग याद रख लेना। मैं इनकी बुक्स आप लोगों के रेफरेंस के लिए फिर से बोल देता हूं। हाना अरेंट, इनकी बुक्स है भाई, एक बुक है ऑन रेवोल्यूशन, याद रखना इस बुक को। दूसरी है बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो आती है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, भाई थोड़ा राइटिंग को कंप्रोमाइज कर लेना। तीसरा बुक है इनका जो बहुत कॉमन आता है द ह्यूमन कंडीशन, राइट। ऑन रिवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन, ये। और चौथा एक और बुक है ऑन वायलेंस। ये इनका बुक जो है बहुत कॉमन है, ये हाना अरेंट के, याद रखना, ये आप लोगों को पूछे जाएंगे, राइट। अब इसके बाद चलते हैं, आप लोगों ने बुक के नाम लिख लिए होंगे। इसके बाद चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच करना है फिर से, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। उसमें बताया है, देखो फिर से पुरानी वीडियो जाके देखो तो पता चल जाएगा। फर्स्ट बताया है मैरी वोllstonecraft की कौन सी बुक है, दूसरा बताया हॉब्स की कौन सी बुक है, लॉक की कौन सी बुक है, और तीसरा बताया है रूसो की कौन सी बुक है। मैंने आप लोगों को पहला अगर जाके देखोगे वीडियोस में बताया था, मैरी वोllstonecraft जो है उनको फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं और उनको फर्स्ट फेमिनिस्ट स्कॉलर भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ फेमिनिस्ट थॉट, राइट। बहुत से लोग उनको फर्स्ट फेमिनिस्ट स्कॉलर भी कहते हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, राइट ऑफ मेन आर टू डायमेंशनल। हमने उनकी पुरानी वीडियो में पढ़ा था मैरी वोllstonecraft का जो बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, राइट। बट यहां पर वो कहते हैं कि उन्होंने दो जो था कॉन्सेप्ट दिया था, मैरी वोllstonecraft ने जो है दो बुक्स दिया था, दो कॉन्सेप्ट दिया था। जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें लिखा था राइट ऑफ मेन आर टू डायमेंशनल, और इसको उन्होंने अपनी दो बुक्स में एक्सप्लेन किया था। एक बुक है उनकी, याद रखना, इनको भूलना मत, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन, और दूसरी है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन। तो मेन और वीमेन दोनों पे इन्होंने लिखा है। विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मेन जो थी वो लिखी थी 1790 में, और विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन जो थी वो उन्होंने लिखी थी 1792 में। याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना डेट्स में भी और बुक्स में भी। विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मेन जो पहले लिखी थी 1790 में, और विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन उन्होंने लिखी थी 1792 में, राइट। उसके बाद दूसरा जो आता है हॉब्स ने तो ऑब्वियसली पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, हॉब्स का यही कॉन्सेप्ट है इसमें, लॉ ऑफ नेचर आर परसेप्ट ऑफ रीजन,
राइट। उन्होंने एक बुक में लिखा, अपनी लेविथियन बुक में ही ये कॉन्सेप्ट को कोट किया है, लॉ ऑफ नेचर आर परसेप्ट ऑफ रीजन। होब्स का इसके बावजूद, आप लोगों को मैंने पुराने कॉन्सेप्ट भी बताए, उनकी कॉमन बुक जो आती है लेविथियन उन लोगों ने, होब्स ने 1651 में जो अपनी बुक लिखी थी लेविथियन, राइट, लेविथियन स्टेट, और उसमें वो क्या क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, एब्सोल्यूट स्टेट का, एब्सोल्यूटिज्म। याद रखना, होब्स का कॉन्सेप्ट भाई बहुत कॉमन आता है, एब्सोल्यूटिज्म, जिसमें वो कहते हैं कि मैं एक स्टेट बनाना चाहता हूं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जो स्टेट एब्सोल्यूट होगी, उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा, उसके अगेंस्ट आप रिवोल्ट भी नहीं कर पाओगे, रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट नहीं कर पाओगे, आपने उसको सारे राइट सरेंडर कर देने और वो स्टेट आपके राइट की देखभाल करेगी, राइट। नेक्स्ट आता है लॉक का जो जोड़ना आपको, लॉक को तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, देखो सामने लिखा है प्रॉपर्टी राइट्स आर गवर्न्ड बाय वेरियस प्रोविजंस, राइट। इसका आंसर है लॉक, क्योंकि लॉक जो है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे तो बताया है, लॉक जो है नेचुरल राइट्स के बारे में लिखते हैं, और नेचुरल राइट्स वो 3 देते हैं, LLP। जिन लोगों ने पहले देखी उनको पता होगा वीडियोस, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉक। तो ये मत भूलना, इसीलिए उन्होंने यहां कोट किया सामने, प्रॉपर्टी राइट्स आर गवर्न्ड बाय वेरियस प्रोविजंस। ये किसका कॉन्सेप्ट है, लॉक का। इसके अलावा लॉक का टेबुला रोसा का कॉन्सेप्ट भी है, टैसिट कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट भी है, और नॉलेज और एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट भी है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने बुक लिखी है वो भी है, उसके अलावा 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट वो भी उनका कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है लॉक के, भूलना मत। इसके साथ साथ लॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको पहले बताया था कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू 2 चीजें हैं, एक है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, और एक है लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। याद रखना, तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है वो मार्क्स ने ली थी एडम स्मिथ से और डेविड रिकार्डो से, लिबरल इकोनॉमिस्ट से, मगर लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है भाई, याद रखना, भूलना मत। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू अलग है और लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी अलग है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को मार्क्स लिखते हैं इस पे, राइट, और मार्क्स ने ये इकोनॉमिस्ट से ली है, लिबरल इकोनॉमिस्ट से ली है, जबकि लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है उस पे जॉन लिखते हैं। इसलिए लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू और लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में कंफ्यूज मत होना, वैल्यू आ गया मार्क्स का और लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो आ गया जॉन लॉक का। उसके बाद रूसो पे लिखा है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो, इसी में जो है रूसो को कोट किया है। रूसो का बिल्कुल क्लियर है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल ग्रोथ। एजुकेशन के ऊपर रूसो ने लिखा है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहां पे बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, इनको सीक्वेंस में याद रखना, ठीक है। रूसो जो है बात करते हैं, जे रूसो जो है वो बात करते हैं किसकी, उन्होंने 4-5 बुक लिखी हैं। फर्स्ट बुक उनकी जो है, याद रखना, डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स। याद रखना, भूलना मत, डेट्स भी मत भूलना क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है। डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस वो लिखते हैं 1750 में। उसके बाद रूसो की दूसरी इंपॉर्टेंट बुक आती है 1754 में, 54 में डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। याद रखना, पहली बुक जो आई थी उनकी डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स पे आई थी, दूसरी बुक जो आई थी डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी पे आई थी। उसके बाद ये 1754 में आई थी। थर्ड बुक जो थी उनकी 1762 में आई थी, उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की जो नेक्स्ट बुक आई थी। याद रखना, सीक्वेंस भी याद रखना। उसके बाद फिर से 1762 में रूसो ने एक और बुक निकाली जिसका नाम है एजुकेशन आर द इमाइल, या राइट, ये याद रखना, एजुकेशन आर द इमाइल। देन उसके बाद 1782 में रूसो की जो नेक्स्ट बुक आई थी उसका नाम है द कन्फेशन, राइट। तो अब ये चीजें भूलना मत, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव आपका एकदम रूसो से लिंक होता है क्योंकि इसमें एजुकेशन का जिक्र किया गया है। रूसो, अकॉर्डिंग टू रूसो, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल ग्रोथ, राइट। तो अब ये याद रख लो, 1750 में डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स, 1754 में डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, 1762 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 में एजुकेशन ऑफ द इमाइल और 1782 में रूसो ने लिखी है कन्फेशन। इन चीजों को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टेरेंस बॉल द 2 मेन वर्जन ऑफ
पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशंस ड्राइव फ्रॉम, देखो पोस्ट मॉडर्निस्ट कौन है, अभी जस्ट नो हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, याद रखना पोस्ट मॉडर्निस्ट वो फिलोसफर्स होते हैं जो मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, मॉडर्निज्म के बाद आए हैं, राइट, मॉडर्निज्म के चीजों के बाद में आए हैं और मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। तो टेरेंस बॉल जो हैं ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, इन्होंने एक बहुत ही फेमस आर्टिकल लिखा था जो बहुत ज्यादा आता है और कंटेम्परेरी में यह पूछा जाएगा, राइट, और आर्टिकल का नाम है हिस्ट्री एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, किस किस ने हिस्ट्री में किस किस तरह से टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया, बुक को कैसे कैसे इंटरप्रेट किया है। और वो कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशन किसने दी है टेक्स्ट की, मतलब मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करते हुए किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, हेगल और मार्क्स ने लिखा है, फूको और डेरिडा ने लिखा है, लेवी स्ट्रॉस और क्विंटन स्किनर ने लिखा है, सिगमंड फ्रॉइड ने लिखा है, या सिगमंड फ्रॉइड और ब्रूस मेजलेश ने लिखा है। तो इसका बिल्कुल क्लियर है, मैंने जस्ट आप लोगों को अभी अभी बताया कि पोस्ट मॉडर्निस्ट, इनको बोलना मत भाई, पोस्ट मॉडर्निस्ट मिशेल फूको और उसके साथ डेरिडा जो कि एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट देते हैं किसका, डीकंस्ट्रक्शन, राइट, डेरिडा कौन सा कॉन्सेप्ट देते हैं, डीकंस्ट्रक्शन का, और फूको जो है कौन सा कॉन्सेप्ट देते हैं, जस्ट अभी आप लोगों को मैंने बताया, knowledge is both productive as well as repressive, power is both productive as well as repressive, और उनकी जो बुक्स है डिसिप्लिन एंड पनिश, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, राइट। तो इसलिए याद रखना पोस्ट मॉडर्निस्ट कौन है, फूको, डेरिडा, ये क्या करते हैं, मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, मॉडर्निज्म को मतलब रीजन को क्रिटिसाइज करते हैं, पावर को क्रिटिसाइज करते हैं, नॉलेज को क्रिटिसाइज करते हैं, और डोमिनेंट डिस्कोर्स जो मॉडर्निज्म का पार्ट है, और यही कहते हैं कि जो रीजन है, पावर है, नॉलेज है, जिसको आप लोग बहुत ज्यादा ऊपर लेके रखते हैं, वो हमेशा क्रिटिकल है, वो नॉलेज, रीजन और वो जो पावर है वो हमेशा जो है एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों को सप्रेस करके आपने एक्वायर की है, इसलिए वो कहते हैं कि ये एक डिस्कोर्स है जो अपने आप में चाहे नॉलेज आपको दे रहा है, प्रोडक्टिव भी है, बट रिप्रेसिव भी बहुत बड़ा है, राइट। तो इसलिए इस चीज को याद रखना। टेरेंस बॉल ने जो है अपनी बुक, अपना एक फेमस आर्टिकल हिस्ट्री एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट में ये बात कही है कि फूको और डेरिडा जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं टेक्स्ट की, जबकि ये बहुत ही ज्यादा क्लियर भी है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट फूको और डेरिडा ही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी कंटेम्परेरी में आप लोगों को पूछा जाएगा। आप बहुत से लोग कहेंगे कंपैरेटिव कब पढ़ाओगे, कंपैरेटिव तो पढ़ाऊंगा भाई, कंटेम्परेरी के क्वेश्चन कौन करेगा, याद रखना। ये क्वेश्चन है न्यू लिबरलिज्म एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, न्यू लिबरलिज्म किस पे फोकस करता है, इंक्रीज स्टेट इंटरवेंशन, रोल ऑफ मार्केट, इंक्रीज ट्रेड बैरियर, सोशल जस्टिस। न्यू लिबरलिज्म इसका आंसर आता है रोल ऑफ मार्केट। अब क्यों, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, लिबरलिज्म का मतलब होता है लीस्ट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर ऑफ द इंडिविजुअल। बट न्यू लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म ये बात करते हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमी में और मार्केट में स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए भाई, बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए, लीस्ट ऑफ द लीस्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए स्टेट का। तो इसलिए इंक्रीज स्टेट इंटरवेंशन की तो ये बात करेंगे नहीं कि स्टेट का इंटरवेंशन बढ़ाओ, नो, ये ऑलरेडी कह रहे हैं विड्रॉवल ऑफ स्टेट, रिट्रीट ऑफ स्टेट, राइट। जो न्यू लिबरल है वो कह रहे हैं विड्रॉल ऑफ स्टेट को पीछे कर दो, प्राइवेट सेक्टर को आगे आने दो, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, राइट। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका आंसर रोल ऑफ मार्केट क्यों आता है, क्योंकि न्यू लिबरलिज्म ज्यादा प्रेफरेंस मार्केट को देता है, ट्रेड को देता है, प्रॉपर्टी को देता है और फ्री ट्रेड को देता है, और कहता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है काम करेगा, स्टेट को आप विड्रॉ कर दो, पीछे भेज दो आप स्टेट को, रिट्रीवल ऑफ स्टेट। पर्टिकुलरली आप लोग देखते होंगे फ्री ट्रेड की हम बात जब करते हैं, इवन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे आपको पता होगा साफ्टा हो गया, नाफ्टा हो गया, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। ये सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं ये न्यू लिबरलाइजेशन का पार्ट है, जिसमें वो कहते हैं कि बॉर्डर्स को खोल दो, ओपन कर दो बॉर्डर को, तभी इसीलिए यहां पे आता है इंक्रीज ट्रेड बैरियर। इंक्रीज ट्रेड बैरियर नहीं है, ये कहता है लो कर दो, डिक्रीज कर दो ट्रेड बैरियर और भी तोड़ दो, राइट। तो न्यू लिबरलाइजेशन इकोनॉमी का पार्ट है, ये पर्टिकुलरली शुरू हुआ था यूएस में और यूके में भी, मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रेगन के आने के बाद, थैचरिज्म एंड रेगनिज्म आपको पता होगा ये बहुत कॉमन है, उनके आने से जब स्टेट को विड्रॉ कर दिया गया, और बहुत ही एक कॉमन स्लोगन था टीना, टीना मीन्स देयर
इज नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट न्यू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइज कर दो, प्राइवेटाइज कर दो, उसके बिना कोई भी ऑप्शन नहीं है। तभी हम लोग काम बढ़ पाएंगे आगे, जब स्टेट पीछे हो जाए, प्राइवेट सेक्टर को अंदर लाओ और वो ज्यादा काम करें, राइट। तो इसलिए न्यू लिबरलिज्म का एम्फेसिस किस पे है भाई? रोल ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट को फ्री छोड़ दो, स्टेट का इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म कर दो, ना कि ज्यादा इंटरफेयर करे स्टेट, ना कि ट्रेड बैरियर लगाए, सोशल जस्टिस तो आता ही नहीं है। तो इसलिए रोल ऑफ मार्केट जो है इसका आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है 56 क्वेश्चन नंबर, अप्रोचेस टू डेवलपमेंट दैट एम्फेसिस द एनवायरमेंट ऑफन वांट टू फोकस अटेंशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। ये तो बिल्कुल क्लियर है, सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ऑटोनॉमी, राइट। इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है भाई, सस्टेनेबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपको पता है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट की जब हम डेफिनेशन बात करते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमें डेवलपमेंट की जरूरत है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग अवर इन्वायरमेंट। आप रोड बनाओ, आप बिल्डिंग बनाओ, बट पेड़ों को गिरा के मत बिल्डिंग बनाओ, राइट। ऐसे डेवलपमेंट करो ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो। ये नहीं है कि इस जनरेशन में हम लोगों ने तो मजे ले लिए, बिल्डिंग्स बना दी, प्लेग्राउंड्स बना दिए, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया और अगली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचा। आप लोग करो, डेवलपमेंट करो, बट नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रहने दो। इसलिए डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि डिग्रेडेड होना चाहिए, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या आता है एक बार आपको बता देता हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of the future generation to meet their own needs, right। तो ऐसे करना है कि प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड्स पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स को कंप्रोमाइज ना करें हम लोग, राइट। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है, इसीलिए डेवलपमेंट करो बट सोच समझ कर। नेक्स्ट बुक पे अब हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन रॉल्स बुक द लॉ ऑफ पीपल 1999 वेल ऑर्डर्ड पीपल इंक्लूड्स, देखो यहां पर पहले ही क्वेश्चन से ही आप लोगों को दो आंसर और निकल जाते हैं। सबसे पहले रॉल ने, तो मैंने आप लोगों को जहां तक अभी तक बताया कि रॉल का जो बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल का एक बुक है, जॉन रॉल। देखो भाई कितनी बार आ चुका है पेपर में जॉन रॉल्स, फिर भी आप लोगों को ना याद रहे तो ये आपकी गलती होगी। जॉन रॉल्स ने जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो बताया था 1971 में, और उसके बाद जॉन रॉल्स यहां पे पहले ही बता रहे, दूसरी बुक है द लॉ ऑफ पीपल। ये किसकी बुक है फिर से याद रख लो, मैंने इससे पहले आपको एक ही बुक बताई थी, आज दूसरी बुक पता चल गई। 1999 में जॉन रॉल्स ने एक बुक लिखी थी द लॉज ऑफ पीपल, जिसमें वो ये कहते हैं कि वेल ऑर्डर्ड पीपल, राइट। वेल ऑर्डर्ड पीपल इंक्लूड्स, जो रॉल के वर्क में है इंटरनेशनल रिलेशन में, रीजनेबल लिबरल पीपल्स एंड नॉन रीजनेबल लिबरल पीपल्स, आर रीजनेबल लिबरल पीपल्स एंड डिसेंट लिबरल पीपल्स, आर रीजनेबल लिबरल पीपल एंड डिसेंट नॉन लिबरल पीपल, आर नन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर जो है वो थर्ड आता है, रीजनेबल लिबरल पीपल एंड डिसेंट नॉन लिबरल पीपल। ये रॉल जो बुक है भाई, ये पहली जो बुक है, ये बुक पॉलिटिकल फिलॉसफी के कंसर्न में लिखते हैं, बट ये जो बुक है वो लिखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। और वो ये कहते हैं कि जो लिबरल कंट्रीज हैं उनको जरूरी नहीं है कि लिबरल कंट्रीज के साथ ही रिलेशन बनाना है, बट वो दूसरी नॉन लिबरल बट डिसेंट कंट्रीज के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं, नॉन लिबरल बट डिसेंट कंट्री के साथ भी रिलेशन बना के रह सकते हैं। उसका मतलब क्या होगा, वो कहते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी होती हैं, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं कि जहां पर वो कंट्रीज अपना एक स्टेट का एक रिलीजन होता है, वो स्टेट के रिलीजन को फॉलो करते हैं, बट जो वहां पे दूसरे रिलीजन के रहने वाले लोग हैं उन पे भी इंपोज नहीं करते कि आपको अगर इस स्टेट में रहना है तो आप हमारे अकॉर्डिंग ही रहोगे या हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग ही रहोगे। बट वो कहते हैं कि आप रहोगे तो आप भी रह सकते हो, अपना जो भी सिविल लिबर्टीज है उनको एंजॉय कर सकते हो। तो इसलिए वो कहता है वो चाहे वो सोसाइटी लिबरल्स नहीं है बट वो डिसेंट है, वो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी या दूसरे कल्चरल कम्युनिटीज के साथ हार्म नहीं करते, वो उन पे अपना रिलीजियस जो प्रैक्टिस है वो इंपोज नहीं करते। इसलिए जॉन रॉल कहते हैं कि लिबरल जो सोसाइटीज हैं वो नॉन लिबरल बट डिसेंट सोसाइटी के साथ भी मिलकर रह सकती हैं, उनके साथ भी रिलेशन जो है बना सकती हैं, राइट। इसके अलावा रॉल्स के जो और कॉन्सेप्ट हैं आपको मैंने बताए, वेल ऑफ इग्नोरेंस हो गया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया, जस्टिस एज फेयरनेस हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जॉन रॉल्स के। लास्ट क्वेश्चन आज का सॉल्व करते हैं बहुत ही जल्दी।
क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें फिर से आप लोगों को मैच बनाना है, और ये बुक पहले भी मैंने आप लोगों को बताई है, फिर से रिपीट होगी, देखो शफल करके आ चुकी हैं। सिमोन डी बिहेवियर ने कौन सी बुक लिखी है, जर्मेनी ग्रीर ने कौन सी बुक लिखी है, जीन डे एलेस्टिन ने कौन सी बुक लिखी है, और केट मिलेट ने कौन सी। केट मिलेट का हमने बुक पहले भी डिस्कस किया था भाई, देखो फिर से आ गया। सेक्सुअल पॉलिटिक्स, इस बार उन्होंने जूडिथ बटलर नहीं डाला, पिछले पेपर में जूडिथ बटलर डाला था, उनका कौन सा परफॉर्मेटिविटी पे डाला था, बट इस बार उसको निकाल दिया, उसकी जगह केट मिलेट पहले भी पूछा था फिर पूछा है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो बुक है वो केट मिलेट ने लिखी है। सिमोन डी बिहेवियर का पहले भी लास्ट वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने बताया था, उनका बुक सेकंड सेक्स जो है, जो सिमोन डे बिहेवियर का बुक है, बट 2 फेमिनिस्ट इस बार उन्होंने नहीं डाली हैं। जर्मेनी ग्रेयर उनका है द फीमेल एयंच, ये उनका बुक है जो उन्होंने 1970 में लिखा था। ये एक जो जर्मेनी ग्रेयर है ये रेडिकल फेमिनिस्ट है भाई, याद रखना, रेडिकल फेमिनिस्ट, राइट। तो जीन बी एलेस्टन जो है उनका जो है पब्लिक मेन एंड प्राइवेट वुमेन करके एक बुक है, राइट। ये बुक नई है, पब्लिक मेन एंड प्राइवेट वुमेन, जीन बी एलेस्टिन का, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन है जिस तरह का भी, कमेंट करके जरूर बताना, बने रहना। नेक्स्ट पेपर में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है। उसके बाद हम लोग आएंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, देन ऑब्वियसली इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो सारी चीजें जो है थोड़ी थोड़ी लेके चलते हैं, बट पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट मैंने इसीलिए फर्स्ट रखा, ये एक बेसिक चीज है, जब तक आपको ये नहीं पता होगी आगे जाने में डिफिकल्टी आएगी। तो गाइज मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आप टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय। मगर जाते जाते चैनल को, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, गुड नाइट।